नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। वनडे एग्ज़ाम को लेकर जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चली है, उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, रथ यात्रा इज़ मेजर फेस्टिवल इन विच सिटी। जो रथ यात्रा है वो किस शहर का प्रमुख हमारा त्यौहार है? क्या वाराणसी का है, क्या पुरी का है, क्या उज्जैन का है, क्या हमारा मथुरा का है? तो किसका है? पहले इसका सही आंसर हमारा देखते हैं, वो ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा। जो ये पुरी आता है ये हमारा कौन से स्टेट में है? वो उड़ीसा में जो है वो आता है। जगन्नाथपुरी जो है वो आपने सुना होगा, जगन्नाथपुरी टेम्पल भी है, जगन्नाथ रथ यात्रा भी जो है वो होती है। यही रथ यात्रा हमारी जो है वो पूछी गई है, ये जो है वो पुरी में ही जो है वो होती है। जो ये हमारा पुरी है उड़ीसा में है, ये जो है वो हमारे जो 4 धाम होते हैं उन्हीं में से एक धाम जो है वो हमारा ये पुरी भी जो है वो आता है। उज्जैन हमारा जो है वो महाकाल की नगरी उज्जैन हमारा शिप्रा नदी पर जो है वो बसा हुआ है उज्जैन, और उज्जैन में हमारा महाकुंभ भी जो है वो होता है। तो सही ऑप्शन इसका हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फेस्टिवल ऑफ उगादी मार्क्स द न्यू ईयर इन विच रीजन। उगादी त्यौहार किस क्षेत्र में नववर्ष का प्रतीक है? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में, सदर्न इंडिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, दक्षिण भारत में, या फिर वेस्टर्न इंडिया? किस में जो हमारा उगादी होता है, उगादी जो है वो न्यू ईयर का जो है वो सिंबल होता है, तो कहाँ पर होता है? वो हमारा सदर्न इंडिया यानी कि जो दक्षिण भारत होता है, स्पेशली जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाला रीजन है, वहाँ पे जो न्यू ईयर होता है उसको उगादी फेस्टिवल, वहाँ पर उगादी फेस्टिवल जो है वो मनाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? व्हाट आर द अप्रॉक्सीमेट लॉन्गिट्यूड बिटवीन विच इंडिया लाइज। कौन सा हमारा लॉन्गिट्यूड्स है जिसके बीच इंडिया जो है वो मतलब सिचुएटेड है? 60 डिग्री ईस्ट टू 90 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट टू 100 डिग्री ईस्ट, या फिर 50 डिग्री ईस्ट टू 55 डिग्री ईस्ट टू 85 डिग्री ईस्ट। तो देखो, ये तो होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स और ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स। तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो है हमारे 8 डिग्री 4 मिनट जो हमारा नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये तो है हमारा लैटिट्यूड। पूछ रहा है लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारा है 68 डिग्री 6 मिनट और 7 मिनट भी आप बोल सकते हो, ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो ईस्ट तक जो है वो हमारा है। तो यही जो है वो पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो हमको बताना है 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट, यही जो है वो हमारा सही होगा। ऑप्शन बी इसमें कैसा है? हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड अगर पूछे तो हमारा जो है वो ये वाला आएगा, और लैटिट्यूड जो है वो हमारे ये वाले आएंगे। तो कोई भी जो है वो आपसे पूछे आप लगा सकते हो। ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? Who appoints the Controller and Auditor General of India? पूछ रहा है कैग के बारे में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहले तो देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 148 में हमारे कैग के बारे में लिखा गया है कि भारत के लिए एक कैग जो है वो होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। अगर हम इसके टोटल आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो है वो गिवन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और इसका काम क्या है? ऑडिट करना इसका काम जो है वो होता है। तो पूछ रहा है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, या प्रेसिडेंट करते हैं, पार्लियामेंट करती है, या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो करते हैं? तो ये पावर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनको जो है वो ये पावर है कि वो कैग को अपॉइंट जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद के सदस्यों को चुनने की विधि नहीं है? पहले तो देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेट्स में नहीं होती, कुछ ही स्टेट्स में जो है वो होती है। तो इसके इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? पहले तो अच्छा ऑप्शन देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसको। पहला ऑप्शन क्या है? इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स। तो ग्रेजुएट्स के द्वारा तो इलेक्टेड होते हैं, कितने होते हैं? 1/12
मेंबर जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं वो इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स जो है वो होते हैं। तो सही बात है, बट एक्सपीरियंस भी होता है इसमें कि जिसको मतलब क्राइटेरिया रखा गया है कि एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, तो उन्हीं ग्रेजुएट्स को मौका मिलता है जो हमारा ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें वोट देने का। तो ये तो है। इलेक्टेड बाय टीचर्स, ये भी है। कितने? 1/12 मेंबर होंगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो टीचर्स के द्वारा इलेक्ट जो है वो करवाए जाएंगे, ये भी होगा। इलेक्टेड बाय द विलेज सरपंचेस, जो हमारे गांव के सरपंचों द्वारा, तो ये नहीं है और नहीं वाला ही जो है वो हमारे से पूछ रहा है। तो यही ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। सरपंचों द्वारा निर्वाचित, इलेक्टेड करने का कोई भी इसमें नहीं है प्रावधान, प्रोविज़न, ठीक है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली से हमारे 1/3 मेंबर, जो जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से 1/3 मेंबर जो है वो इलेक्टेड होकर जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो डी तो होगा, लेकिन ऑप्शन सी इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो कौन सा बच गया? गवर्नर के द्वारा जो है वो भेजे जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने? 1/6 मेंबर। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ, न्यूटन का पहला नियम किस नाम से भी जाना जाता है? फोर्स लॉ बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, एक्सेलरेशन लॉ बोलते हैं, या मोमेंटम लॉ जो है वो बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया जो है वो बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। इनर्शिया होता क्या है? अगर उसको आप एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो? इनर्शिया वो चीज़ होती है कि जब कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो उसी को बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया जो है वो न्यूटन की फर्स्ट लॉ से जो है वो इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन जम्प्स फ्रॉम अ बोट टू द शोर एंड द बोट मूव्स बैक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे की ओर नाव से किनारे की ओर कूदता है और नाव पीछे की तरफ हटती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट लॉ का, सेकंड लॉ का, थर्ड लॉ का और लॉ ऑफ ग्रेविटी का। तो न्यूटन के न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ का है जिसमें बोला जाता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो है वो ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ नीचे की तरफ करता है, ताकि वो क्या करता है? इंक्रीजिंग फोर्स होती है, रिड्यूस करता है फोर्स को, मेक इट स्टाइलिश, या फिर जंप हाइयर। तो पहले तो इसका आंसर देखते हैं, रिड्यूस फोर्स को वो रिड्यूस करता है। जैसे कि जितनी भी देर जो है वो बॉल हाथों तक आने में लगेगी, उसका क्या होगा? जो बॉल की एक्सेलरेशन है, जो स्पीड है, और हाथ को जो चोट लगने का टाइम है वो कम हो जाएगा। जब जो है वो टाइम अगर इंक्रीज़ होता है तो जो हमारी फोर्स है वो कम लगती है, चोट भी कम लगती है हाथों में। तो बी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दयारकी इन द प्रोविंसेस, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन दयारकी की प्रणाली आरंभ की थी? इंडियन काउंसिल एक्ट ने, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? किसने जो है वो कहाँ पर पूछ रहा है? प्रोविंसेस में, ठीक है। सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ही जो है वो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी जो है वो हम बोलते हैं। और प्रोविंसेस में दयारकी मतलब द्वैध शासन मतलब सब्जेक्ट का, दयारकी का मतलब द्वैध शासन का मतलब जो है वो सब्जेक्ट्स होते थे जो गवर्नमेंट के पास, उसका 2 में डिवाइडेशन हो जाना। तो प्रोविंसेस में 2 सब्जेक्ट्स जो है वो 2 चीज़ों में 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए थे, जिसको बोला जाता है दयारकी। तो वो प्रोविंसेस में कब लगी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है वो लगी थी। अगर हम सेंटर में दयारकी
केंद्र में द्वैध शासन की बात करें तो वो 1935 के एक्ट से हमारी लगी थी। ऑप्शन बी इसका कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, JB कृपलानी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो कौन थे हमारे, वो थे ऑप्शन बी JB कृपलानी जी जो है वो थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की बात करें तो हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जब ये बनी थी हमारी, कब बनी थी, 28 दिसंबर 1885 को जो है वो INC हमारी बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसका आइडिया था? एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम, उनके दिमाग की जो है वो चीज़ है हमारी क्या, INC। अगर INC की हम बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो इसके ईयरली जो है वो सेशन हुआ करते थे, हालांकि स्पेशल सेशन भी हुआ करते थे। तो लेकिन वैसे नॉर्मली जो है वो एक साल में सेशन हुआ करते थे। तो जो पहला सेशन हुआ था वो बॉम्बे में जो है वो इसका सेशन हमारा हुआ था, और पहले सेशन के हेड कौन थे? वो WC बनर्जी जो है वो, व्योमेश चंद्र बनर्जी हमारे इसके पहले हेड होते थे कांग्रेस के सेशन के। लेकिन वैसे ही जो सेशन हुआ था हमारा लास्ट 1947 में स्वतंत्रता के समय, तो कौन थे? JB कृपलानी थे, वही जो है वो पूछ रहा है। ऑप्शन बी इसका कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने जो है वो लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, RC दत्त ने लिखी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी थी, महादेव गोविंद रनाडे ने जो है वो लिखी थी। तो किसने लिखी थी? पहले तो सही ऑप्शन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जो है वो बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी पहले पर्सन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। कोई भी इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुना गया था वो थे हमारे कौन? दादा भाई नौरोजी जी जो है वो थे। अगर हम इनकी बात करें तो कांग्रेस के सेशन को, जो कलकत्ता का सेशन हुआ था हमारा, उसको जो है वो इन्होंने हेड किया था दादा भाई नौरोजी ने। सही ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसमें हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड वेलेस्ली था, या लॉर्ड रिपन जो है वो था? तो कौन था हमारा 1857 के विद्रोह के समय? तो वो थे हमारे कौन? लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन जो है वो इसका हमारा सही हो जाएगा। ये भारत के गवर्नर जनरल थे जब 1857 का हमारा रिवोल्ट हुआ था। और जो 1858 का हमारा एक्ट आया था उससे क्या कर दिया गया था? जो ये गवर्नर जनरल था, इस पोस्ट को बदलकर वॉइस रॉय जो है वो कर दिया गया था। और भारत का हमारा पहला वॉइस रॉय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही जो है वो था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये इंडिया में ट्रेन जो है वो इसने पहली जो है वो चलाई थी, रेलगाड़ी, डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति जिसको बोलते हैं, वो भी जो है वो इसी ने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड वेलेस्ली की एक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, सब्सिडरी अलायंस, हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि की नीति। तो किसने चलाई थी? वो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो चलाई थी। लॉर्ड रिपन की बात करें तो रिपन का एक काम जो है वो बहुत पूछा जाता है। इसने क्या किया गया था? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है वो इसने समाप्त कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि जितने भी क्रांतिकारी हमारे न्यूज़पेपर थे या ऐसे न्यूज़पेपर थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिख रहे थे, उनको जो है वो मतलब नहीं छपने दिया जाता था। तो इसने क्या कर दिया था? कुछ मतलब कंडीशंस के साथ उनको अप्रूव जो है वो कर दिया था। तो ये था रिपन। लेकिन इसका सही आंसर हमारा लॉर्ड कैनिंग जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वॉज रिलेटेड टू विच इशू? 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे से संबंधित था? इंडिगो कल्टिवेटर्स, लैंड रेवेन्यू, लेबर राइट्स, सॉल्ट टैक्स। किससे रिलेटेड था? तो वो था हमारा नील की खेती, इंडिगो कल्टिवेटर से रिलेटेड था। 1917 का जो चंपारण विद्रोह था वो जब गांधी जी कब आए थे इंडिया में? वो आए थे हमारे 1915 को। पूरी डेट देखें तो 9 जनवरी 1915 को जो है वो महात्मा गांधी जो है वो भारत आए थे। भारत में जो है वो उनका पहला जो आंदोलन था वो था हमारा 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो नील की खेती करवा रहे थे ज़बरदस्ती किसानों से। उनके लिए जो है वो महात्मा गांधी ने बिहार में आंदोलन जो है वो किया था। बिहार में था ये, तो बिहार के एक किसान नेता थे जिनको जो है वो उन्होंने मतलब जिन्होंने गांधी जी को जो है वो बुलाया था कि ऐसा ऐसा जो है वो हो रहा है। उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। उन्होंने जो है वो बुलाया था गांधी जी को। सही आंसर हमारा इसका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिवॉल्ट ऑफ 1919 केरौलेट एक्ट के विरोध में
कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन कौन सा किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में? तो वो था हमारा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो 1920 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था और 1922 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि चोरा चोरी जो घटना है, चोरा चोरी जो कांड है, वो जो है वो हो गया था। अगर हम बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, 1930 में जो है वो ये हुआ था। स्वदेशी आंदोलन तो तब हुआ था जब बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, बंगाल डिवाइडेशन का विरोध कर रहे थे 1905 में। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था? सरदार पटेल थे, भगत सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद थे, BR अम्बेडकर थे? कौन थे? देखो, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था 1920 में, तो बहुत सारे लोगों ने, यहाँ कि लगभग सभी ने उनको जो है वो सपोर्ट किया था। लेकिन जब 1922 में उन्होंने जो है वो इस आंदोलन को वापस ले लिया तो बहुत सारे लोग जो है वो इससे नाराज़ थे, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग गांधी जी से अलग होकर, कांग्रेस से भी अलग होकर, उन्होंने अपने जो है वो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन था हमारा HSRA। तो HSRA से कौन जुड़ा हुआ है ये पूछ रहा है। सरदार पटेल? नहीं, ये तो कांग्रेस में ही थे। भगत सिंह? यस। तो बी जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। सरदार भगत सिंह जो है वो इससे रिलेटेड थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। द साइमन कमीशन 1927 वॉज बायकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज। जो साइमन कमीशन था वो भारतीयों ने उसका बहिष्कार किया था। क्यों? पहली बात तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 में जो है वो इंडिया में जो है वो आया था। तो ये क्यों आया था? जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था, उसमें कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई थी, कुछ सुधार की बात की गई थी भारतीयों के लिए। तो भारतीयों के लिए कितने सुधार हुए हैं, क्या उसका मतलब कितने सुधार हुए हैं, इसकी जांच करने के लिए और एक रिपोर्ट बनाने के लिए हमारा साइमन कमीशन आया था। तो भारतीयों के सुधार की बात हो रही थी, उसमें किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए जो है वो इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो हो रहा था। अगर हम इसके विरोध की बात करें तो इसका विरोध इतना जो है वो हुआ, जिसमें जो हमारे लाला लाजपत राय थे वो भी विरोध में शामिल थे। जब वो विरोध कर रहे थे तो अंग्रेज़ों के द्वारा उनके ऊपर लाठियाँ जो है वो चलाई गई थी, जिसके बाद उनकी जो है वो डेथ भी हो गई थी। तो लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्यों हमने साइमन कमीशन को बायकॉट जो है वो किया था। तो इसका सही आंसर हमारा, मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया, इट हैड नो इंडियंस मेंबर। इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन बी जो है वो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको वाइट कमीशन भी जो है वो बोलते थे, क्योंकि सारे अंग्रेज थे इसमें, इसलिए के वाइट कमीशन बोलते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगन विद विच इवेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? दांडी मार्च से हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट से हुई थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हुई थी, रॉलेट सत्याग्रह से हुई थी? तो किससे हुई थी? तो वो हुई थी हमारी किससे? दांडी मार्च से। दांडी मार्च हमारा कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, और कब पूरा हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को जो है वो ये खत्म हुआ था। और इसके बाद जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था 1930 में ही। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसका रेजोल्यूशन पास किया गया था। और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। तो ये था हमारा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट मोस्ट प्रोमिनेंटली? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा भारत की किस राज्य से प्रमुख रूप से जो है वो गुजरती है? यूपी से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बिहार से? तो कहाँ से? यूपी से। मतलब ऑफिशियल आंसर की हिसाब से इसका आंसर जो है वो यूपी है। जो ये हमारी मेरिडियन है इंडियन, वो कौन से, मतलब जो हमारी IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कितने स्टेट से पास करता है? तो 5 से करता है। 5 स्टेट कौन से? सबसे ऊपर है यूपी से तो पास करेगी ही। वहाँ के इलाहाबाद, जिसका नया नाम है प्रयागराज, वहाँ के मिर्ज़ापुर के नैनी से जो है वो
पास करती है मेरिडियन रेखा। उसके बाद यूपी के बाद मध्य प्रदेश में जाती है, देन इन छत्तीसगढ़, देन इन उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट है हमारे जहाँ से IST जो है वो पास करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो ये 5.5 घंटे जो है वो हमारा 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन्स, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, सही बात है। जो प्लेटों की मूवमेंट होती है, जो हमारी 7 जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं उनकी जब मूवमेंट होती है तो उसके कारण ही हमारे ओशंस और कॉन्टिनेंट जो है वो बने हैं, उनका ओरिजिन हुआ है। तो पहला तो सही है। अर्थक्वेक, यस, अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं? भूकंप। और ज्वालामुखी गतिविधियाँ, वो भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही जो है वो एक्सप्लेन कर देती है। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस, तो यस, जो हिमालय का ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ हिमालयाज़ को लेकर जितनी भी थ्योरीज जो है वो दी गई हैं, उन थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो थ्योरी मानी जाती है और जिसको सबसे ज़्यादा मतलब फॉलो भी जो है वो किया है कि यही जो है वो सही है उसके बारे में, तो वो थ्योरी कौन सी है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही है। तो ये सभी चीज़ें इसके द्वारा एक्सप्लेन की जाती हैं। ऑप्शन डी जो है वो हमारा इसका कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? क्या लेक बेकाल है, क्या लेक सुपीरियर है, लेक विक्टोरिया है या ग्रेट बियर लेक है? तो कौन सी है हमारी? वो है सुपीरियर लेक, क्योंकि मीठे पानी की पूछ रहा है, वो है हमारी सुपीरियर लेक। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा USA में जो है वो है सुपीरियर लेक, सुपीरियर भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका कैसा हो जाएगा? हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।